हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम एक नए कोर्स का यानी कि क्रैश कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में हम करने क्या वाले हैं कि हम वन शॉट में एक ही वीडियो में हम सारा जितना एक एक चैप्टर का सारा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो क्वेश्चंस है वो हम सारा कवर करेंगे और आपको बताएंगे। इसके बाद आपके लिए एक शॉर्ट्स आएगा। उस शॉर्ट्स में क्या बताया जाएगा, उस शॉर्ट्स में ये होगा, ठीक है, कि इस चैप्टर से यानी कि जो हमारा आज का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको उस शॉर्ट्स वीडियो में मतलब कवर अप करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है ना, ये सारा सबसे पहले सेक्शन कैसे चलेगा मैं पहले बता दूँ। हमने ले रखा है एनसीईआरटी, ठीक है, हमारे पास है एनसीईआरटी। तो अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी ही चलेंगे। और क्योंकि ये देखो, ये सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, ये हमारे एक तरह का भगवद गीता है। इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी को हमें फॉलो करना है। इसी से क्वेश्चन आएंगे, चाहे जैसे भी है, लेकिन क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो इसमें एक एक करके हम चैप्टर जो है कवर अप करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर जो होगा हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है हमारा। तो इसमें हमारे पास जो जो टॉपिक दे रखा है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर क्रैश कोर्स का, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चैप्टर का नाम ही है, तो हम बोर्ड पे एक एक चीज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि केमिकल इक्वेशन है क्या, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो यही आ जाता है हमारे पास। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, इस चीज़ का हम लिखने वाले हैं केमिकल। अब सबसे पहले हमारे पास केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं हमारे पास, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, इस चीज़ को हमें डिफाइन करना है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशन होते क्या है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। तो इसमें हम लिखते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and फॉर्मूला। यानी कि केमिकल हमारे पास इक्वेशन होता क्या है, यानी केमिकल इक्वेशन वो चीज़ होता है जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ करते हुए उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे जिंक, ठीक है, प्लस हमने सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब हमारे पास यही चीज़ देखो क्या होगा, जिंक प्लस हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ये क्या बनाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, यानी ZnSO4 बनाएगा हमारे पास। प्लस यहाँ पे क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास, प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यही चीज़ हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाता है। ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, REACT रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम क्या मानते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ इसमें हमारे पास हो जाता है। अब देखो हमारे पास केमिकल इक्वेशन हमारे पास शॉर्ट हैंड मेथड हो जाता है, किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड मेथड हो जाता है हमारे पास। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे हमारे पास, जिसका नाम है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ देखना, क्योंकि हमें इसमें कुछ टॉपिक जो देखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये तो हमारा बेसिक था इसलिए हमने इसे देख लिया। अब हमें देखना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन
क्या होता है कि मतलब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं हमारे पास, ये देखना है हमारे पास, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट या हमारे पास प्रोडक्ट हो, उसी को कहते हैं हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन तो हम लिख लेते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स of different element in reactant and product यानी अगर बात की जाए तो हमारे पास इक्वल नंबर में क्या होता है, एटम्स होते हैं हमारे पास, वो भी किस में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उसी को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कह देते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हमारे पास Zn प्लस H2SO4 हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या गया, ZnSO4 प्लस H2 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। देखना जिंक हमारे पास कितना है, जिंक 1 है तो जिंक 1 है हमारे पास। H2 कितना है हमारे पास, H2 हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन। तो ये क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास। ये चीज़ हमें देख लेना है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्या होता है हमारे पास, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसमें अनइक्वल अमाउंट में डिफरेंट एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं। तो इक्वल अमाउंट में इक्वल नंबर लिख लो, अनइक्वल अमाउंट या अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी अनइक्वल अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, उसी को हम क्या कह देते हैं, अनबैलेंस। जैसे Mg+O2 क्या बना रहा है हमारे पास, MgO। अब मैग्नीशियम तो है, मैग्नीशियम 1 है हमारे पास, ठीक है, मैग्नीशियम 1 में, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है हमारे पास। तो क्या हो गया, ये अनइक्वल हो गया, यानी अनबैलेंस्ड हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे चलेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। तो इसको हम सबसे पहले नोट मिटा देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेनली हमारे पास वन शॉट वीडियो है, तो इसको हम ना एक बार में देख के ख़त्म भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है। बस हमें क्या है, समझने से मतलब है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं। अब लास्ट टाइम में नोट्स तो बनाए जा सकते नहीं है, ठीक है। बस देख के हमें क्या करना है, समझना है कि एक्चुअल चीज़ होता है क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे। अब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, हम ये एनसीईआरटी से मेनली करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से उठाएंगे और फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम हेडिंग डाल देते हैं। The number
ऑफ different types of atoms. The number of different types of atoms equal on both side on an equation is called balancing of chemical equation. ओके, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन हो जाता है. अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे हम. ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहला ही क्वेश्चन हम जैसे करने हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी का जैसे Zn प्लस Zn H2SO4 का तो हमने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है, तो हम आयरन वाले का ले लेते हैं. ठीक है, Fe वाले का ले लेते हैं. क्या आ गया हमारे पास रिएक्शन, देखो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ब्लैक पेन से ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर से. तो एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमें आना चाहिए क्योंकि ये आता है एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं. मैं एक या दो क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे, इसके बाद बाकी आप ट्राई कर सकते हो. Fe सॉलिड फॉर्म है +4 H2O हमारे पास गैस के फॉर्म में ले लिया इन्होंने. ये बाकी हम ये चलो ले लेते हैं यार. रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में +H2 दे रहा है हमारे पास गैस. ठीक है, अब ये देख लो हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ है. अब इसमें क्या करना है, हमें ऐसे बीच से लाइन खींच लेने हैं. ठीक है, ये आ गया LHS साइड, ये आ गया RHS साइड. ओके, ऐसे कर लेना है. ठीक है, इसके बाद Fe हमारे पास कितना है ये देख लो. देखो डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखो 1 नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कर दो. लेकिन 2 या 3 नंबर का तो यहाँ पे ईच हमारे पास जैसे आयरन को सारे एटम्स के ना अलग अलग लिखो और उसको बैलेंस करो. Fe कितना 1 है, इधर Fe कितना है मेरे पास 3 है. Fe यानी आयरन हमारे पास. इधर H2 हाइड्रोजन कितना है 2 है. इधर हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 2 है. इधर ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, इधर 1 है. इधर ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 4 है. तो इसको बैलेंस करो. अब सबसे पहले आयरन से शुरुआत करते हैं. यहाँ 3 है तो कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 आ गया हमारे पास. ठीक है, अब इधर मेरे पास 2 है, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दो. और हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4, इधर हमारे पास 1, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे इक्वेशन लिखने के बाद दोबारा इक्वेशन लिख लो. यहाँ पे यही इक्वेशन दोबारा लिखना है यहाँ पे. ठीक है, इसी में नहीं बैलेंस कर लेना, यहाँ पे इक्वेशन दोबारा लिखना है थोड़ा गैप देते हुए. ठीक है, H2O. ठीक है, ये गैप देते हुए लिखा हमने. Fe3O4 आ गया प्लस हमारे पास H2 आ गया. ठीक है, अब गैप देखिए, जो हमने बैलेंस किया ना उसको लिख लेते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे 4 हमारे पास, किसके पास आया 4, इसके पास आया 3, तो आयरन तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हुआ कितना, अब गिनती कर लो 3 है उधर भी. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 दूनी 8 हो गया. तो एक काम करते हैं, इधर हम भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 से तो ऑलरेडी किया, तो 4 2 8 हो गया, 8 आ गया. एक काम करो, इधर भी हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया, यानी कि 4 लगा दो इधर. ठीक है, 4 आ गया हमारे पास, 4 2 8, ऑक्सीजन 4, ऑलरेडी हमारे पास ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया हमारे पास. तो इसको हम क्या लिखेंगे, इधर ऐसे बॉक्स में बंद कर देने का है, इसको लिख देना बैलेंस्ड इक्वेशन. इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे. तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से प्रैक्टिस करना है हमें, आज कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट. जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा आपको. ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करने हैं. ऐसे एक्सरसाइज में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं हमारे पास. ये सारे क्वेश्चंस में क्या करने, प्रैक्टिस करने, किस के लिए, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए. ठीक है,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, अगर सेकंड एग्जांपल अगर बात की जाए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें लिखा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं H2 लिखा है हमारे पास, ठीक है, प्लस Cl2 लिखा है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बना रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है तो लिख लो, ठीक है। इधर H2 है, मेरे H2 2 हो गया, क्लोरीन इधर मेरे पास 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 1 है मेरे पास, क्लोरीन भी मेरे पास 1 है। एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इस सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, तो हमें H2 तो सही है, Cl2 सही है, इधर हम 2HCl कर देंगे, ये हमारे पास बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसको हमें देख लेना है। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम रिवन से रिलेटेड, ठीक है। सॉरी, एक हमारे पास क्वेश्चन आएगा मैग्नीशियम रिवन से रिलेटेड। मैग्नीशियम रिवन से रिलेटेड का एक्सपेरिमेंट तो हमने कर रखा है, ठीक है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। 2-3 एक्सपेरिमेंट हमने डाल रखे हैं इसमें, ठीक है, और हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी देख रखा है, ठीक है। तो ये जनरली स्कूल में करवाया दिया ही जाता है मैग्नीशियम रिवन का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बहुत ईजी है हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है, मैग्नीशियम रिवन हम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिवन हमारे पास लिया जाता है। मैग्नीशियम रिवन लेने के बाद क्या जाता है, उसमें से ना हमारे पास ऑक्साइड लेयर यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जो होती है ना, उसको क्या किया जाता है, रब करके हटा लिया जाता है, ठीक है। हटा लेने के बाद क्या होता है, हटा लेने के बाद क्या होता है, उस मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हटा लेते हैं। हटा लेने के बाद तब हम क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, तो एकदम वाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम आता है। ये फ्लेम क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस कलर का हमारे पास सकता है, तो वाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम आता है। और कार्बोनेट जो होता है हमारे पास, उस लेयर को हटाया क्यों जाता है, देखो, क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम रिवन पे से वो लेयर नहीं हटाएंगे ना, तो क्या होगा, स्लो जलेगा, ठीक है, स्लो जलेगा। अगर हटा देते हैं तो रिएक्ट ईजिली कर जाता है हमारे पास, तुरंत जल जाता है और वाइट कलर का अच्छा सा डेजलिंग फ्लेम निकलता है। ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन आता है। इसका रिएक्शन भी होता है हमारे पास, क्या, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्ट करके MgO बना लेता है। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, ये बैलेंस हो जाता है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, MCQ में भी, और कई बार तो आ चुका है, पिछले साल तो आए थे, इस साल भी देख लेना है, ठीक है। बाकी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। हमारे पास कुछ हमारे पास ना NCERT में कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं हमारे पास, देख लेते हैं ज़रा, तब हम चलते हैं यहाँ पर। देखो, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन हमने देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं हमारे पास। इसमें लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेक प्लेस इन किस किस में होता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होता है। अब स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। ये 3 स्टेट मेनली होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से हमारे पास फिर दोबारा रिवर्स फॉर्म में आ जाता है। कलर चेंज हो सकते हैं हमारे पास, इवोल्यूशन गैस। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें गैस तो प्रोड्यूस होता ही है हमारे पास, और कभी कभी टेम्परेचर देने की भी ज़रूरत पड़ती है, कम करने की भी ज़रूरत पड़ती है, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शंस हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे हमारे पास मेनली, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे तो क्या होता है। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग हम यहाँ से, टाइप्स ऑफ केमिकल, मेनली 4 टाइप्स हैं, ठीक है। अब कौन चारों टाइप्स कौन कौन से हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन हमें मेनली देखने। सबसे पहला हमारे पास आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन
अब इस रिएक्शन में मेनली होता है क्या हमारे पास, देखो इस रिएक्शन में हमारे पास मेनली होता है क्या हमारे पास। अब देखो दो मेनली प्रोडक्ट, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बना लेते हैं हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो इसी टाइप के यही हमारे पास एग्जांपल होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हमारे पास। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच the two or more substances combine to form a single प्रोडक्ट, यानी दो या दो से ज़्यादा हमारे पास कोई सब्सटेंस हमारे पास रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, यानी कंबाइन करके हमारे पास एक प्रोडक्ट बना लेते हैं हमारे पास, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह लो। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हम काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इसको बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बना लिया, H2O बना दिया हमने। ठीक है, H2O बना दिया, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ऐसे कोई भी रिएक्शन हमारे पास हो सकते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं, रिएक्शन। ये दो मोस्टली एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास एनसीईआरटी में भी दे रखे, तो इसको देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें मेनली क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट होते थे जो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक रिएक्टेंट होगा जो कि टूट के यानी डिकम्पोज मतलब एक तरह से हमारे पास क्या होगा, ख़राब हो गया, यानी तोड़ के एक हमारे पास एक या दो या तीन जो भी होगा वो प्रोडक्ट बना के हमारे पास देगा। ठीक है, तो इसमें उल्टा लिखेंगे, द रिएक्शन in which a single reactant breaks down into two or more सिंपलर। तो हमारे पास दो या एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा कोई हमें सिंपल सब्सटेंस बना के देगा, सब्सटेंसेस यानी हमारे पास वो प्रोडक्ट बना के देगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये क्या था, बर्निंग ऑफ कोल का था, बर्निंग ऑफ कोल आ गया हमारे पास। ये फॉर्मेशन ऑफ क्या आ गया, वाटर आ गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना है। अब जैसे यहाँ पे देख लो इसके एग्जाम्पल, इसे हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मान लो हमारे पास क्या आ गया, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, CaCO3 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर दिया। तो मेरे पास किस में बदल गया,
ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आ गया। वैसे फर्दर हमारे पास FeSO4 है हमारे पास, इसको बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। देखो 3 ऑक्सीजन, कैल्शियम एक, ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी। इसको भी हमने क्या किया, हीट कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मिल जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हो गया। वैसे H2O को हम क्या करेंगे, हीट कर, ये इसको बैलेंस कर लो 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा 2 लगाओ इधर, ठीक है, चलो बैलेंस है। H2O को हम ऐसे ही हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवा देते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं ना, वो हमें याद रखने चाहिए। अभी मैं NCERT से बता देता हूँ। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा, 2H2 प्लस O2 मिल जाएगा, ठीक है। वही Al2O3 को भी करेंगे, Al2O3 को हम कर लेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 4Al प्लस हमारे पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये सारे चीज़ हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हमें करना है। तो ये हमारे पास इसमें किसके साथ हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का साथ हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के साथ हो रहा है। इसको इन दोनों को हम हीट करने पे आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के हमारे पास। और मैं NCERT से बाकी चीज़ बता रहा हूँ, क्यों, क्या, देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो आप देख सकते हो ग्लूकोज वाला रिएक्शन जो है ना हमारे पास, अब ये पूछता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास जो ब्रेकडाउन होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या मतलब मेनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखो तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। मेनली NCERT के इस पेज पे जाओगे ना तो यहाँ पे आएगा आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, देखो FeSO4 का है, CaCO3 का आएगा, एक PV लेड नाइट्रेट का भी आएगा। लेड नाइट्रेट का आप कर सकते हो, PbNO3 की चॉइस जब को हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक सनलाइट वाली हमारे पास, याद रखना AgBr को हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं हमारे पास। कहाँ से, हमारे पास जब हमारे पास 2ACl को हमारे पास क्या Ag है, सॉरी 2 हमारे पास AgCl को अगर हम हीट कर देते हैं सनलाइट में, ये सनलाइट में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखना है, 2 और Cl हमारे पास अलग हो जाएगा। वही 2AgBr हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी यहाँ पे भी सनलाइट में रख देंगे इसको भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2Ag अलग हो जाएगा हमारे पास, प्लस Br2 हमारे पास अलग हो जाता है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन आए हुआ है हमारे पास एग्जाम में, तो इसे में देख लेना। 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे तो सनलाइट के वजह से, अब ये सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ तो हम फिल्म फोटोग्राफी वाले में भी यूज़ करते हैं। पहले जो याद है, जो फिल्म फोटोग्राफी जो होती थी, नेगेटिव मिलता था, उसको क्लीन करके टांगे सुखाते थे, तो सिल्वर ब्रोमाइड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसमें हमारे पास लिखा भी हुआ यहाँ पे, द अबव रिएक्शन यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के टाइम इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाते हैं हमारे पास, किसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे हमें देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम करने वाले हैं। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी आ जाता है हमारे पास, ठीक है, H2O2 से, वो भी देख लेना, मिल जाएगा। जो करवा रहा हो ना, एक एक चीज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत, परेशानी, कोई दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताना कि क्या दिक्कत है। कोशिश यही रहेगी कि हम वही सॉल्व कर दें। ना कर पाए तो अगला जो भी वीडियो आएगा, या हम जो शॉर्ट्स बना के सॉल्व करके अटैच कर देंगे, ठीक है, वीडियो के साथ, या हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे अगर ज़्यादा लेंथी पोर्शन रहेगा तो, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने भी पूछा होगा अपना नाम ज़रूर मेंशन कर देना, तो हम बता देंगे उसके नाम सहित वो, ठीक है। अब हमारा तीसरा रिएक्शन है, 4 रिएक्शन है, 4 में से 2 हमने देख लिया।
अब हमारा तीसरा रिएक्शन क्या आएगा ये देखो। तीसरा आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक चीज़ डिस्प्ले यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है। अगर समझने के लिए बोला जाए तो जैसे ये रूम है, ठीक है, इस रूम में मैं हूँ, एक मोटा तगड़ा इंसान कोई आएगा, ठीक है, अब मुझे यहाँ से गेट आउट कर देगा, भगा देगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है, मैं रिसेसिव हो गया। तो ये कि ज़्यादा रिएक्टिव वो है, मैं कम रिएक्टिव, तो मुझे हटा के वो खुद यहाँ आ जाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है हमारे पास, ठीक है। द reactant in which the reactant in which one element is removed the reactant in which one element is displaced or removed by highly, ऐसे लिखो, highly reactive element or atom are called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें हम, तो यहाँ पे अब कॉपर सल्फेट वाला एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हमेशा मानते हैं। तो मान लो Fe को हम रिएक्शन करवा रहे हैं CuSO4 के साथ। अब तुम्हें पता है भैया कि हमारे पास कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हमारे पास कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास कौन है, आयरन है। आयरन है तो आयरन हमारे पास क्या लगा जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, कॉपर हमारे पास निकल जाएगा एज इट इज़ फॉर्म में। ये है जो हमारे कलर है। ब्लू कलर भी सॉल्यूशन कहीं होता है, वायलेट कलर भी कहीं लिखा जाता है हमारे पास, इंडिगो भी लिखा जाता है, ब्लू कलर में सॉल्यूशन होता है हमारे पास। ठीक है, इसका ब्राउनिश कलर सॉल्यूशन हो, जिसका ब्राउन कलर का रंग हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का मेनली अगर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन जो होता है हमारे पास जिंक के साथ देख लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा हमारे पास, जितना रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही होगा, कॉपर निकल गया हमारे पास। तो ये दो एग्जांपल याद रखो, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी हमारे पास मैं NCERT में देख के बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये मेनली NCERT में भी यही चीज़ दे रखा है हमारे पास। आयरन सल्फेट का एक दे रखा है और जिंक सल्फेट का दे रखा है, एक हमारे पास लेड का भी दे रखा है। जब Pb हमारे पास, ये देखो Pb लेड को हमने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या निकला, अब हमारे पास कॉपर तो लेस रिएक्टिव है लेड के मुकाबले, तो अब ये बना लेगा क्या, लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। अब हम आगे जो देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, चौथा हमारे पास हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक से बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बाहर का नॉइस पोल्यूशन भी आ रहा होगा, थोड़ा संभाल लेना यार, क्या करूँ, साउंड प्रूफ रूम नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ठीक है, पहले ही तो सब कुछ आप लोगों को मैनेज करना है। क्वांटिटी और क्वालिटी में दिक्कत हो तो आप बताना, बाकी थोड़ा नॉइस पोल्यूशन आएगा। दोपहर के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ हो सके
इसी नॉइज़ पोल्यूशन के कारण मैं ऑनलाइन भी नहीं आ पाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, बाकी मैं देख लेता हूँ। अब इसमें हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपस में ही ले दे के काम बना लेते हैं। आपस में ले दे के मतलब जो हमारे पास, जैसे मेरे पास दो रिएक्टेंट है, मेरे पास मान लो दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में आपस में क्या कर रहे हैं, वो आपस में अपना अदला बदली कर लेते हैं। इसी को अदला बदली को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कह देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं the reaction in which two compounds react by an exchange of ions। अब आयंस की बात कर रहा है, आयंस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात होती है, यानी केटाइन एनाइन की हमारे पास आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ मैनेज करना देखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल लेंगे, जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखा है हमारे पास, Na2SO4, Na2SO4, इसके बाद हमारे पास क्या लिया गया, BaCl2, हमारे पास बेरियम क्लोराइड यही इस हमारे पास है, BaCl2, इन दोनों को आपस में। अब देखो टूट के हमारे पास बनाता क्या है, Na हमारे पास टूटेगा, Na अलग होगा, यहाँ से Na वाले पास SO4 अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ से भी हमारे पास Ba प्लस लगेगा, Cl माइनस लगेगा, ठीक है। अब देख लो आपस में काम कैसे कर लेगा हमारे पास, तो बनाएगा क्या, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये हमारे पास कुछ अदला बदली करके यू बना लेता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ऐसे ही, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 प्लस NaCl, इसमें रिएक्शन करके क्या बना रहा है हमारे पास, AgCl ही बना रहा है, NaCl के, ये हमारे पास हो गया, प्लस NaNO3 हमारे पास बना रहा है, कुछ इस तरीके से बना रहा है हमारे पास। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट एक में हमारे पास हमारा सबसे ऊपर वाले रिएक्शंस हैं। एनसीईआरटी में आई थिंक एक ही दे रखा है, ठीक है, एक ही दे रखा है, तो ये दो रिएक्शन हो जाते हैं। अब देखने आपको, ठीक है, ये हो जाता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें देख सकते हैं। अब दो तीन टॉपिक और बाकी रहते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप देख लेना, देखना अभी हम दिखाने वाले, ख़त्म तो नहीं करेंगे, इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम करेंगे, एक चीज़ याद रखना, एक छोटा सा टॉपिक है वो बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो होता ही है, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता ही है, तो वही चीज़ हम बताने वाले हैं आपको। रुको, जैसे देखो, एक हमारे पास क्या है, एक है एंडोथर्मिक,
होता क्या है इसमें अब जनरली केमिकल रिएक्शंस के दौरान ही हमारे पास ये चीज़ होता है कि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है हमारे पास, प्रोड्यूस होगा या रिलीज होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन एंडोथर्मिक में ऐसा नहीं होता है, इसमें हीट क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे पास। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि किस में हमारे पास हीट प्रोड्यूस होता है और किस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब इसी के नीचे ये हमारे पास टॉपिक हो गया। अब इसमें हम करने वाले हैं आगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अब इसके क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कैसे, वो देखो। तो एक साइड हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एक साइड लिखेंगे हम रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। बट एक चीज़ होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। मैं उल्टा तो नहीं लिख रहा, इसमें होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन बट लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज़ होता है हमारे पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों जो होते हैं ना हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। थोड़ा पीछा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हेडिंग ही ऐसे हो गया पूरा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, Cu प्लस H2 हो गया हमारे पास, ठीक है, Cu प्लस H2 हो गया। अब ये Cu ने क्या किया, H2O इसके साथ बना लिया। अब इसमें किसका एडिशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन होता है, ये देखना है हमारे पास। तो कॉपर क्या कर दिया मैंने, अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने गलत दिखा है, ये कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है ये हमारे पास। तो ये क्या हुआ और ये क्या होगा पता नहीं। तो कॉपर में से क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिडक्शन हो गया हमारे पास। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होगा, एडिशन हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, H2 था, यहाँ O जुड़ गया हमारे पास, तो क्या हो गया, एडिशन हो गया। यहाँ पे O क्या हो गया, गायब हो गया यहाँ से हमारे पास, तो हट गया मतलब, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमें देख लेना है और एनसीईआरटी में हम कुछ देख लेते हैं, कुछ बाकी तो नहीं, आई थिंक नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप जिंक का ऑक्साइड का दे रखा है हमारे पास, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हमारे पास इसमें देखा जाए तो जिंक वाले का दे रखा है ऐसे, Zn हमारे पास ZnO प्लस C रिएक्ट करके हमारे पास क्या हो रहा है, Zn प्लस CO। अब ये जो हो रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है बता, ये तो हमारा हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है हमारे पास। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास, ये चीज़ देख सकते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हमें ज़रूर देखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन हो गया, 17th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस चीज़ को, क्वेश्चन को देखना है। तो
इस चैप्टर में इतना ही, और बाकी हमें बताएं ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और कुछ रिस्पांस आएगा ही, आई थिंक, उम्मीद करते हैं तो आएगा ही रिस्पांस। तो आगे हम अगला जो लेक्चर आएगा इसका चैप्टर 2 का आएगा, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स का हमारे पास आएगा, ठीक है। देखते हैं अगर ज़्यादा लेंदी हुआ तो उसको 2 पार्ट में कर लेंगे, या ना 1 पार्ट में कवर कर लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा फास्ट वे में और चलेंगे हम, थोड़ा इससे भी थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे, क्रैश कोर्स है इसलिए, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम